बीजेपी ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो तरक्की के राह पे मुल्क को ले रही है और जम्मू कश्मीर के लिए भी तरक्की की राहें खोल रही है। जालिम कोई नहीं होता, जालिम वो आदमी होता है जो बिना सोचे समझे सरकारी ज़मीन पे, वक्फ की ज़मीन पे, कस्टोडियन की ज़मीन पे या जंगलात की ज़मीन पे कब्ज़ा कर देते हैं और इसमें एक माफिया रहता है। अब आप ये तय करेंगे कि जो मुझे 1960 में 60 रुपए की चीज़ मिलती थी वो 2022 में भी मिलेगी, शायद अक्लमंदी की बात नहीं है। हमारे मोदी जी हर एक चीज़ पे नज़र रख रहे हैं और यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है। जिन चीज़ों से हमें रिलीफ दिया जा सकता था, जैसे टोल टैक्स है, वो अभी तक यहाँ पर बदस्तूर जारी है। और जो ट्रैफिक चलान्स की मैं बात करूँ, जो सेंटर के चलान्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट इमीडिएट कर दिए गए, तो क्या गवर्नमेंट को ये ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए था कि जो चीज़ें आप बदलाव चाहते हैं इनको धीरे धीरे कर यहाँ पर लाना चाहिए? मुझे घर में इस्त्री भी चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है, लाइट तो चाहिए ना, वो तो मुझे खरीदनी है। अगर आप कहेंगे ये मुझे मुफ्त मिले, जो जनरेट हो रही है वहाँ पैसा कैसे आएगा? हमें सिर्फ बिजली मुफ्त चाहिए या रोजगार चाहिए? एक्सएलसी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज जिस शख्सियत से हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, उनका काम जो है वही उनकी इंट्रोडक्शन है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी से बीजेपी तक का सफ़र तय करने वाली डॉक्टर दर्शा अंद्राबी जी से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आपके साथ कई टैग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आप न्यूली इलेक्टेड चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, तो सबसे पहले हम वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। शुक्रिया रितेश जी। मैम, आपने इंट्रोडक्शन हमारी जो दी एसडीपी से बीजेपी तक, उसके लिए शुक्रिया। मैडम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस वक्त आप संभालने जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर 370 निरस्त हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उससे 2 एक्ट की पर्टिकुलर बात करूँ, 2001 जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड या फिर जो स्पेसिफाइड एक्ट था 2004, ये रिपील हो गया। अब जो है सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्किंग की जाएगी। कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम पे भरोसा किया, उनका शुक्रिया, प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारी पार्टी का शुक्रिया है और यहाँ के एलजी साहब का भी शुक्रिया कि जिन्होंने ये सारा होते हुए इसमें बहुत जल्दी की कि ये बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ रहता है, सरकार का हाथ रहता है कि ये बोर्ड खाली ना रहे। रही बात, यहाँ पे बोर्ड पहले से था, बोर्ड काम कर रहा था, 2 बोर्ड थे लगभग। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी यहाँ पे था जो जम्मू में काम कर रहा था और कश्मीर में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम से काम कर रहा था। लेकिन जब अब 2013 का एक्ट और जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है वो लागू होने के बाद, जैसे पूरे हिंदुस्तान में वही एक्ट काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे जब बोर्ड तश्कील हो गया, अब अभी हम पूरी तरीके से सक्षम है कि हमें वक्फ बोर्ड को सही तरीके से जो अमल में लाना है, जो काम करना है, जो हमारे ज़िम्मे काम दिया गया है। क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए 1/4 है। जो लैंड रिकॉर्ड के ज़रिए हम देखते हैं कि 1/4 जो है पूरे हिंदुस्तान में है लैंड वक्फ का। लेकिन उस पे रितेश जी हम ये कहेंगे कि अफसोस की बात है, हम अब गड्ढे मुर्दे उखाड़ेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हमने नए सिरे से 2014 से जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने जो कदम उठाए हैं, उससे एक भरोसा तो है कि वक्फ ज़ाया नहीं होगा, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है वो ज़ाया नहीं हो जाएंगी, क्योंकि हम जीएस टैगिंग करवा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट करवा रही है। असल में क्या हुआ है कि वक्फ को लोगों ने खाया है, मानो कि सीधे खाया है। ज़मीन, प्रॉपर्टीज़, एसेट्स कहीं नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ कागज़ों में है, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं। ये हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। और रही कश्मीर की बात,
यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने चाहा होता, आज वक्फ के जो एसेट्स थे उनसे हम यहाँ से माली इमदाद गवर्नमेंट को देते। लेकिन जब से हमने देखा, अभी जो हमने हाल ही में देखा अपने यहाँ पे, तो हमारे ख़जाने में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बलबूते पे हम ये कहें कि हमें इससे ये तामीर करना है। बल्कि हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो रेंट्स हैं, जो हमारे एसेट्स है, वो 5 रुपए के अभी भी रेंट पे चल रहे हैं या 500 के रेंट पे चल रहे हैं। रिफॉर्म्स की अति आवश्यकता है, तो क्या क्या रिफॉर्म्स जो हैं आप लाने वाली हैं? देखिए, एक्ट के मुताबिक भी रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और वक्फ का जो असल में माना है, वक्फ का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है बहुत अच्छा है। और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये अमानत होती है, रब की, अल्लाह की अमानत होती है। जैसे आप मानिए कि आप माता वैष्णो देवी ट्रस्ट को देखते हैं, वो श्राइन को देखते हैं, वो अमानत किसकी है? रब की अमानत है। और वहाँ पे जो जिस तरह से उन्होंने बहुत सारा कुछ किया, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के सही हाथों में लगा, अदरवाइज़ वो भी लोग वहाँ से माल आता था तो लोगों के घर में जाता था। वैसे ही अभी वक्फ में भी ऐसा ही हो रहा था या हो रहा है। ऐसा है कि इसमें भी हमें बहुत सारा काम करना है, लेकिन अभी हम बोलेंगे ये करेंगे, लेकिन करना ज़रूरी है। हमें वो पैसा जो आता है वक्फ में उसका हिसाब देना है, उसका हिसाब लेना है और कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने। डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जाना है, प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? प्रायोरिटी अगर रितेश जी देखा जाए, देखिए प्रायोरिटीज़ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो अभी हैंडमेड सारा कुछ चल रहा है वक्त पे, 500 की रसीद भी ली जाती है, 500 का रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है, और वो लिखित तौर पे है। कोई हमारे पास कंप्यूटराइज या ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, जवाबदेही नहीं है। जवाबदेह बनाना है, यानी आंसरेबल बनाना है हमें वक्फ बोर्ड को। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल करना है। लोगों की डिमांड है आजकल, आप देखिए पेपरों में एडिटोरियल छपने लगे हैं, हमें बहुत खुशी है। हम मीडिया से भी, आम लोगों से भी, यहाँ के दानिश्वरों से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेलसियर पूरा हॉरिजन है। ये जो है आपकी चैनल और आपका पेपर पूरा हॉरिजन है, इसको सारे लोग फॉलो करते हैं। हम आपके ज़रिए से लोगों को, जम्मू के, कश्मीर के तमाम लोगों के जो दानिश्वर हैं, उनसे हम राय मांगते हैं हमें कैसे करना चाहिए, ताकि पता चले कि वक्फ बोर्ड ने तरक्की की तरफ कदम बढ़ाया। मैडम, जैसे कि आप सेंटर में भी जो है मेंबर रही हैं और कई स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में जो है आपने विजिट भी किया है, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है, खासकर वक्फ को मजबूत करने का। तेलंगाना की एग्जांपल है, चंडीगढ़ की एग्जांपल है, और कई स्टेट्स में जो है आपने रुक किया। तो जिस तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम पर्टिकुलर बात करें, एनक्रोचर्स जो हैं वो काफ़ी हैं और काफ़ी हावी हो रहे हैं, उनसे वापस लाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, उठाना चाहिए? और जिस तरह से हम फोर्स की बात करें, तो कोई स्पेशल फोर्स नहीं है जो एनक्रोचर से ज़मीन जो है वो वापस ले सके। सबसे बड़ी बात जो आपने खुद फरमाई कि एनक्रोचर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने एनक्रोच किया है हमारी प्रॉपर्टीज़ को। देखिए, सबसे बड़ी फोर्स, जैसे गवर्नमेंट को अपना लैंड खाली करना था, सरकारी ज़मीन, उन्होंने सारी गवर्नमेंट मशीनरी लगा दी। तो हम कह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट जालिम है। जालिम कोई नहीं होता। जालिम वो आदमी होता है जो बिना सोचे समझे सरकारी ज़मीन पे, वक्फ की ज़मीन पे, कस्टोडियन की ज़मीन पे या जंगलात की ज़मीन पे कब्ज़ा कर देते हैं, और इसमें एक माफिया रहता है। उन माफियों को हम आपके ज़रिए से बताना चाहते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट लैंड, सरकारी ज़मीन आपकी नहीं हो सकती है, उसी तरीके से वक्फ का कोई भी एसेट किसी भी बड़े आदमी के पास होगा। हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हो, चाहे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। हमें उसमें कोई भी किसी भी हद तक जाना चाहिए और हम वो प्रॉपर्टी वापस लेके ही रहेंगे। और ये है कि
इसमें गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहेगा। और ख़ासकर हमें बहुत खुशी है जब से हमने यहाँ पे ये चार्ज संभाला है, यहाँ के लोग हमें आए जिनको वक्फ के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है, जो मुस्लिम्स नहीं हैं, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के से वाबस्ता नहीं है। हमारे हिंदू भाई आए, हमारे सरदार भाई आए, हमारे बाकी लोग आ गए। हमें ये खुशी है, वो कह रहे फलान जगह आपकी ज़मीन है, वो एनक्रोचर्स के पास है, ज़रा उसको दीवार बंदी करिए। फलान जगह आपका एसेट है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी दीवार बंदी, तार बंदी करिए। हमें इस चीज़ की इतनी खुशी है कि हमारे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, कोई भी है, उनको कितनी फ़िक्र है कि ये जो ज़मीन है, ये जो एसेट्स है, ये वक्फ के लिए और लोगों के लिए काम में लाए जाए, ऐसे इस पे एनक्रोचर नहीं बैठे। मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए लोग सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और इस कदर हमें यकीन ही नहीं था। हमें कठवा से फ़ोन आ रहे हैं, हमें आरएसपुरा से फ़ोन आ रहे हैं, हमें मीरा साहब से फ़ोन आ रहे हैं, और वो लिख रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि हमने सुना है, आप आइए, हमारे पास अमानत है वक्फ का, ये आप संभालिए। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं, ये भी प्रायोरिटी है, ये भी आज की नीड है, समय जो है वो चीज़ें मांगता है। तो क्या इस दिशा में कोई कदम उठा सकते हैं? देखिए, ज़मीन हमारे पास है, एसेट्स हमारे पास है, पैसा जो ही जनरेट होगा, कि हमारा ये है कि जो मदरसा टाइप यहाँ पे स्कूल्स हैं या मदरसा बोर्ड बनाया जाए, लेकिन उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को तालीम दी जाए। और हम खासकर कैंसर हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे हैं, जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि वक्फ से हम एक कैंसर हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में बनवाएं, और जिसमें हर कम्युनिटी के लोग इलाज करवा सकेंगे। हॉस्पिटल मीन्स कि हर बीमार, नॉट पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो हमारा एसेट भी होगा, सराया होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, जो भी होगा, उसमें हर एक इंसान हर एक कम्युनिटी इंसान हुआ, जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद होगा। मैडम जो है काफ़ी विजनरी हैं और काफ़ी विजन लेकर जो है वो इस पद पर जो है आसीन हो चुकी हैं, और आने वाले समय में जो है हमें काफ़ी बदलाव जो है वो नज़र आएंगे। अब हम पॉलिटिकली जानना चाहेंगे कि बीजेपी में आप शामिल हुए तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर से हूँ और ख़ासकर कश्मीर वैली से रही हूँ। वहाँ पे जब ही हम पॉलिटिक्स में आए, 2004 की बात है, तब तो हम स्टूडेंट लाइफ जी के आ गए थे, यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे। तब से ही हमने तिरंगे को अपने हाथ में लिया, एक किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे दिल में हमेशा अपने वतन के लिए मोहब्बत थी, मादरे वतन के लिए मोहब्बत थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगा बीजेपी में आना, क्योंकि तब भी हम जब आए ये सोच के आए कि ये नेशनलिस्ट पार्टी है, इसमें हमेशा वतन की बात की जाती है, हमेशा नेशन की बात की जाती है। जब नेशन की बात हो तो मानो कि दिल की बात होती है, इसलिए हमारे वो राग जो थे एक जैसे थे, उनको गुनगुनाने में मज़ा आ गया उन रागों को। और बीजेपी के, हाँ, रही सोसाइटी की बात, वहाँ तो वो था ही कि बीजेपी कितना प्यारा लगता है वहाँ पे वर्ड, वो आज मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके ज़रिए से लोगों को बताना चाहूँगी कि बीजेपी ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो तरक्की के राह पे मुल्क को ले रही है, और जम्मू कश्मीर के लिए भी तरक्की की राहें खोल रही है। हमें अपना जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो उस दायरे से हमें बाहर निकलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारा पूरा पार्टी परिवार जो हमारा है, वो जम्मू कश्मीर के लिए सही सोचता है। और देखिए, आने वाले वक्त में लंदन से या यूरोप से कम नहीं जम्मू कश्मीर होगा। भाजपा जो है डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो अभी भी भाजपा को अपने पैर पसारने में काफ़ी समय लगेगा। एज ए फीमेल और एज ए कश्मीरी लीडर, आप क्या समझती हैं कि कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा कि जन आधार जो है भाजपा का बढ़ाया जाए?
जन आधार तो रितेश जी काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे पास अब लोगों की कमी नहीं है, लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों में बदलाव आ चुका है सोच में। लोग तरक्की को सोचते हैं, लोग प्रोग्रेस को देख रहे हैं, डेवलपमेंट को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे बहुत जल्द कि जो लोगों के मन में वो एक सोच बैठी हुई है कि बीजेपी वहाँ नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का राज होगा इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर में भी आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि हम डेवलपमेंट के बुनियाद पे ही काम करते हैं। हमारी पार्टी लोगों के बेसिक नीड्स को देखकर चलती है। लेकिन बेसिक नीड्स जो मौजूदा समय में है, बिजली, पानी की बात करूं, सड़कों की बात करूं, पेट्रोल डीजल की बात करूं या फिर गैस की बात करूं, ये सभी चीज़ें तो महंगी हो रही हैं। लोग जो हैं इससे पिस रहे हैं, काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। बीजेपी जो है दावा तो कर रही है कि डेवलपमेंट की तरफ वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी सत्र पर हकीकत ये जो बयां कर रहे हैं कि ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं और आम व्यक्ति जो है इन सबसे परेशान है। आपका सवाल ऐसे में देखा जाए तो बहुत सही है कि महंगा होता जा रहा है, लेकिन क्या महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि दिन ब दिन चीज़ का पेट्रोल की कीमत तो वो नहीं रहेगी। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल का कीमत तय हो जाता है, गोल्ड का कीमत तय हो जाता है, किसी भी खाद्य पदार्थ का कीमत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे तय हो जाती है। अब आप ये तय करेंगे कि जो मुझे 1960 में 60 रुपए की चीज़ मिलती थी वो 2022 में भी मिलेगी, शायद अक्लमंदी की बात नहीं है। अब जो प्याज उगाने वाला, आप कहेंगे इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत क्यों है, लेकिन जो सही मानों में एनालाइज़र होता है या एनालिसिस करता है, चाहे मैं हूँ भाजपा में भी नहीं हूँ, लेकिन एक एनालिस्ट होने के नाते, समझ बूझ रखने के नाते मैं ये सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहती हूँ। जो चीज़ जो आज हमें फर्टिलाइज़र मिलता है या कोई चीज़ मिलती है फार्मर्स को भी, वो भी महंगी हो गई और फार्मर वो प्याज का 1 केजी 5 रुपए में नहीं बेचेगा जो वो पहले ज़माने में बेचता था। आज तो उसको उससे ज़्यादा बेचना है, क्योंकि वक्त बदलता है। ये 60 की दहाई नहीं है, 70 की दहाई नहीं है, 2022 है। हर एक चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गई है, तो नेचुरली हमारे यहाँ पे भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल अगर आप ये उम्मीद रखेंगे कि 60 रुपए में ही वो मिलेगा, वो शायद पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल समय के साथ बदलाव जो है वो ज़रूरी है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर रोज़गार जो है वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इसको लाया जा रहा है, लेकिन अभी इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह से फुल फ्लेज यहाँ पर नहीं आई हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिनका बिजनेस चल रहा था उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और ख़ासकर हम बिजली की पर्टिकुलर बात करें, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर फ्री बिजली की बात चल रही है और यहाँ पर स्मार्ट मीटर लाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता जो है वो तो पिस रही है ना। तो आम जनता कहीं ना कहीं जो है भाजपा जिस पर काफ़ी विश्वास करती थी, वो विश्वास कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि डगमगा रहा है? अगर आप बिजली फीस माफ़ होने के लिए कहेंगे कि हमारा विश्वास डगमगाएगा, तो ये शायद सही बात नहीं है। स्मार्ट मीटर्स आज की डेट, हम फिर से कहेंगे, हम वो पॉलिटिशियन ही नहीं हैं जो या वो अकल नहीं रखते हैं, शायद जो आम पॉलिटिशियंस रखते हैं उनकी ज़्यादा हमसे ज़्यादा अकल है, सूझबूझ है, हो सकती है। लेकिन हम अपनी जब भी बात करते हैं अपने लोगों से या आप जैसे जर्नलिस्टों से, तब हम यही बात कहते हैं कि भाई हमें सोचना है। जो केजरीवाल कह रहा है मैं बिजली माफ़ करूँगा, हम यही कहेंगे कब तक? जब आपका कोयला ख़त्म हो जाएगा, बिजली जनरेट कब हो जाएगी? ठीक है, हमारे यहाँ पे सब्सिडी दी जाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और आज भी दी जाती है, लेकिन जो आसूदा हाल है, जो जब मेरा बच्चा रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, अब ये कहेंगे कि ये कैसे बात कर रही, जब हम बाकी चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकते हैं। जो बिजली हमारी ज़रूरत है, मुझे एसी भी चाहिए, मुझे हीटर भी चाहिए, मुझे घर में इस्त्री भी चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी है, लाइट तो चाहिए ना, वो तो मुझे ख़रीदनी है। अगर आप कहेंगे ये मुझे मुफ्त मिले, जो जनरेट हो रही है वहाँ पैसा कैसे आएगा? हम कैसे, हमें सिर्फ बिजली मुफ्त चाहिए या रोज़गार चाहिए?
ना तो यहाँ पर बिजली मुफ्त मिल रही है, ना ही रोज़गार मिल रहे हैं। जो फॉर्म्स थे वो फॉर्म्स जो है कैंसिल कर दिए जाते हैं। बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट आती है, जो फॉर्म्स पहली गवर्नमेंट निकालती है उसको कैंसिल कर दिए जाते हैं। और दूसरा पहलू मैम, मैं आपके ध्यान जो है इस ओर केंद्रित भी करना चाहता हूँ कि भाजपा ने जब 370 को यहाँ पर निरस्त किया, उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही थी कि हालात जो हैं वो चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए टैक्सेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। इमीडिएट जो है टैक्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। जिन चीज़ों से हमें रिलीफ दिया जा सकता था, जैसे टोल टैक्स है, वो अभी तक यहाँ पर बदस्तूर जारी है। और जो ट्रैफिक चलान्स की मैं बात करूँ, जो सेंटर के चलान्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट इमीडिएट कर दिए गए। तो क्या गवर्नमेंट को ये ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए था कि जो चीज़ें आप बदलाव चाहते हैं इनको धीरे धीरे कर कर यहाँ पर लाना चाहिए? क्योंकि 370 से पहले हालात कुछ और थे और 370 के इमीडिएट बाद हालात यहाँ पर कुछ और हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं था, उसके बाद कोरोना का दौर शुरू हुआ। आम जनता तो पिस रही है ना, आम जनता किससे उम्मीद रखे? देखिए, आपकी बातें जो हैं ये आवाम की बातें, हमारी बातें हैं। हम तो आवाम से बाहर तो है नहीं, ये हमारी बात है। आप जो कर रहे हैं ये सही है, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट जब होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट लोगों की बात सुनती है। और आज की डेट में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, लोगों की बात सुनी जा रही है, लोगों को रिलीफ भी दिया जाता है। आप देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स की है जो पैसा गवर्नमेंट दे देती है, उनके उसमें अकाउंट में आ जाता है। ऐसा बहुत कुछ है और कुछ चीज़ें हैं जिनसे लोग परेशान भी हैं। हम आपको वो आपकी बात से इनकार नहीं कर, कुछ चीज़ों से परेशान होती, ये हर दौर में रहा है, ये नहीं कि आज ही के दौर में है। हर दौर में आप कितना भी करो, कुछ ना कुछ लोग खामियां निकाल ही लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उन खामियों को हम दूर नहीं करेंगे। हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है, हमारे मोदी जी हर एक चीज़ पे नज़र रख रहे हैं और यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है। और ये इंशाअल्लाह जब हम दोबारा बातचीत करेंगे तब ये शिकायतें आपके पास नहीं होंगी और मेरे पास भी प्रॉपर जवाब होंगे, और मैं जो प्रॉपर जवाब देंगे वो लोगों के जवाब ही होंगे, मेरे नहीं होंगे। यानी इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द यहाँ सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद चुनाव का बिगुल यहाँ बजने वाला है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद यही की जा सकती है जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए और यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाए, लोगों की जितनी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं और लोग खुशी खुशी अपने जम्मू कश्मीर को फिर से गुलशन बनाएं। कश्मीर से इस बार कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? देखिए, कश्मीर में तो फुल मेजॉरिटी आएगी, जिसकी भी आएगी इंशाल्लाह सारे लोग वोट डालेंगे। आप सारे चाहते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाए, जो भी जीतेगा वही सिकंदर होता है और बीजेपी अपना हिस्सा वहाँ से भी ले आएगी। बीजेपी सत्ता में आएगी? इंशाल्लाह आएगी। कोalition के साथ आएगी या? हमारी उम्मीद तो हम अकेले में ही कमल खिलाएंगे। फिर तो पॉलिटिक्स में ये रहता है कि कभी भी आप वक्त से पहले जो बातें रहती हैं वो शायद कभी भर नहीं आती हैं, लेकिन हमारा तो यही रहेगा कि लोग समझदार हैं और लोग भाजपा को जिताएंगे इंशाल्लाह। कोalition किसके साथ बना सकती है भाजपा? वो वक्त की बात उसी वक्त की जाएगी जब कोई कोलिशन में जीतेगा। अगर हम अपने बलबूते पे आए, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ऑप्शन बहुत खुल रहे हैं, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, अपनी पार्टी, यहाँ तक कि अगर हम आपकी बात करें वो भी जन आधार मजबूत कर रही है। पॉलिटिक्स में देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है, वो मैदान में आ सकता है। हम फिर से यही कहेंगे, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें समय दिया। चुनावी बिगुल बज चुका है, जल्द ही जो है यहाँ पर चुनाव जो है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और जिस तरह से डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल एंडिंग या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो है इसको प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर चुनावी बिगुल बच जाएगा और चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी और उसी के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो भी अपनी अपनी तरफ से प्रयास करेंगी। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जी से, जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं इस समय और पहली बीजेपी की लीडर हैं, महिला लीडर हैं जो इस पोस्ट पर जो है वो आसीन हुई है। इससे पहले जो है ये पोस्ट जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट रैंक के मंत्री जो हैं वो संभालते थे और इस बार जो ये जिम्मेदारी है मैडम के कंधों पर है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मैडम जो है काफ़ी रिफॉर्म जो है यहाँ पर लाने वाली हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।